ideal solution. Those solution which follow Raoult's law at entire range of temperature and concentration are called ideal solution. Those solution which follow Raoult's law at entire range of temperature and concentration are called ideal solution. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसके, एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन, एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन. दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. तीसरा लिख लो, बेंजीन प्लस टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल. बहुत है इतने. एसीटोन प्लस ब्यूटेनॉन, एसीटोन प्लस ब्यूटेनॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. 100% आइडियल कोई नहीं होता बेटा, 100% नहीं होता. फिर मैं थोड़ा शांत रह लूं, क्या करूं भाई? अगर आपकी बातें ज्यादा जरूरी है तो आप पहले खत्म कर लो. आइडियल में बताया मैंने बेंजीन प्लस टॉलुइन, और क्या बताया? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एसीटोन, ब्यूटेनॉन, और क्या बताया मैंने? एन हेक्सेन या एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन. यही सब बताए थे ना. अच्छा, कैसे पहचान होगी कौन आइडियल है कौन नहीं है? मिलने से पहले और मिलने के बाद. अगर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है तो आइडियल. और अगर फोर्स बदल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फोर्स होता है? यहां पर अब देखिए, हेप्टेन क्या है? एल्केन. ऑक्टेन भी एल्केन है. इसमें भी आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, इसमें भी वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा. तो मिलने से पहले की बात है. मिला दोगे तब भी तो नॉन पोलर ही रहेंगे वो, और जब जब तक नॉन पोलर रहेंगे तब तक उनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है. तो जो फोर्स मिलने से पहले था वही मिलने के बाद है. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो आइडियल सॉल्यूशन. और अगर फोर्स बदल जाता है, जैसे आपको बताया था क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और एसीटोन होता है ये. तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है. भाई डिफरेंस कितना है यहाँ पे? क्लोरीन 3.0 है, कार्बन 2.5 है. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 हो गया. यहाँ पर ऑक्सीजन 3.5 है, कार्बन 2.5 है, डिफरेंस 1.0 हो गया. तो आपको अगर याद हो 11th वाली बातें मैंने बताई थी आपको कि अगर हमारे यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.5 होता है तो वो नॉन पोलर है. 0.5 से 1.9 के बीच में होता है तो वो पोलर है, और 1.9 से ज्यादा होता है तो वो आयनिक है. ठीक है. तो पहला टेस्ट तो ये क्वालिफाई करना होता है. उसके बाद दूसरे टेस्ट में क्या देखना होता है? उसकी सिमेट्री. ये अगर मॉलिक्यूल में डिफरेंस है लेकिन सिमेट्री भी है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा. और सिमेट्री देखने के लिए हम क्या देखते हैं? उसमें लोन पेयर, कार्बन को छोड़ के. अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो अनसिमेट्रिकल है. अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो वो सिमेट्रिकल है. ठीक है. तो पहले डिफरेंस चेक कर लिया, उसके बाद सिमेट्री देख ली. अगर सिमेट्री से क्लियर हो गया तो वह नॉन पोलर हो ही जाएगा. पर अगर वो अनसिमेट्रिकल हुआ तो
अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो कैसा होगा, वो हमेशा पोलर होगा। और अनसिमेट्रिकल के लिए लोन पेयर प्रेजेंट होगा कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के। यहां पर आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5 हमारा पोलर की कैटेगरी में, और ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी है, मतलब पोलर हो गया। यहां पर भी डिफरेंस 1.0 का आ रहा है और अनसिमेट्रिकल भी है। सिमेट्रिकल कैसे होता है जानते हो, जैसे CCl4 है, तो ये Cl जितना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा इतना इधर खींचेगा, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल, इधर ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां डिफरेंस तो था, कार्बन 2.5 है, क्लोरीन 3.0 है, डिफरेंस 0.5 का था, तो अगर बॉन्ड के हिसाब से देखते तो ये पोलर होता, पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की वजह से ये नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर हो गया तो अब इसमें कौन सा फोर्स है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। अगर ये पोलर होता तो इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आ जाता। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा अट्रैक्शन होगा, डायपोल डायपोल। इसमें कौन सा है, तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन दोनों हो गए कब, मिलने से पहले। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो पहले इनमें जो फोर्स था वो कम था, और अब मिलने के बाद फोर्स बढ़ गया। तो अगर फोर्स में कोई चेंज आता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो फोर्स पहले था वही बाद में रहेगा तो आइडियल बनेगा। तो आइडियल की एक सबसे खूबसूरत पहचान ये है कि होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें कॉन्सिक्यूटिव मेंबर देखने होंगे आपको, वो आपके आइडियल बन जाएंगे। आप इधर देख लो, हेप्टेन ऑक्टेन, एक CH2 का डिफरेंस है, एसिडोन ब्यूटेनोन एक CH2 का डिफरेंस है, बेंजीन टोलुइन एक CH2 का डिफरेंस है। तो ये सब कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, तो वो सब आइडियल होंगे क्योंकि उनमें लगभग सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये किसको फॉलो कर रहे होते हैं, राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इसमें राउल्ट्स लॉ क्या था एक बार बताना जरा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी। यहां से PA बराबर P डैश ए चाहिए, PB बराबर P डैश बी चाहिए, P टोटल बराबर क्या था, PA प्लस PB पढ़ा है ना हमने। तो अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो यहां पर वेपर प्रेशर लेते हैं, और यहां पर आपका मोल फ्रैक्शन लेंगे। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, चाई बी अगर आपने 0 लिया है तो चाई ए आपका 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 होता है। तो ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, दूसरी तरफ जाकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा तो दूसरे वाला मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी। यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन 0 है तो ग्राफ आपका कहां से होगा, यहां पे, और यहां पर ये मैक्सिमम है तो ग्राफ आपका मैक्सिमम पे होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये किसके लिए है, बी के लिए। तो क्या हुआ, ये पी बी बराबर पी डैश बी चाई बी। समझ आया होगा। दूसरा वाला चाई ए 1 है या चाई ए 0 है, मतलब ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। तो यहां पर आप इस तरीके से मिलाओगे इसे, तो ये वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ साथ कम हो रहा है। तो पी ए बराबर पी डैश ए चाहिए। अच्छा, जो टोटल आता है वो दोनों को ऐड करने से आता है, तो आप ए और बी को ऐड कर दो। आप यहां से इसको ऐड कर दो यार। ये जो ग्राफ है वो किसका है, पी डी पी ए प्लस पी बी।
अच्छा, ये 100% प्लेन नहीं होगा कभी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल में 100% सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। एक CH2 का डिफरेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो बदला होगा। तो जिसका फोर्स बदल गया, जिसका फोर्स बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो मतलब यहां पर आप अगर बात करें तो ए का जो है फोर्स ज्यादा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम है। और बी वाले का मतलब सॉल्यूट किसको माना मैंने, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने चलो ये ले लिया है, तो ये हमारा सॉल्यूट है हेप्टेन। सीधी सी बात है, हेप्टेन है तो कार्बन कम है, फोर्स कम होगा। ऑक्टेन में कार्बन ज्यादा है तो फोर्स, तो इसका तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। तो बन गया हमारा ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ है और ये राउल्ट्स लॉ का भी ग्राफ है। और वो राउल्ट्स लॉ की कहता है तब भी यही बनाना है, आइडियल सॉल्यूशन की कहता है तब भी यही बनाना होगा, इसमें कोई शक। अब बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब प्रॉपर्टीज की। क्या प्रॉपर्टीज होंगी आइडियल सॉल्यूशन की? प्रॉपर्टीज क्या है आइडियल की? देखो, जब मिलने से पहले और मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हम लोगों ने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में एक ग्राफ पढ़े थे, कुछ ग्राफ इस तरीके के थे, कुछ ऐसे थे, क्या फर्क है इनमें? या रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये वाला आर्म हमेशा प्रोडक्ट का होता है और ये वाला आर्म रिएक्टेंट का होता है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा। हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस वाले केस में प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो अगर आप ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हम जानते हैं पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रही होती है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। ओके, अच्छा, तो ये वाला ग्राफ किसका हुआ? एंडोथर्मिक। यहां पर हम एनर्जी ले लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेटर। यहां पर अगर बात करें तो रिएक्टेंट की हाई है और प्रोडक्ट की कम है, तो ऐसे केस में डेल्टा आर एच नॉट क्या होगा आपका? प्रोडक्ट आपका 50 रह गया, रिएक्टेंट आपका 100 है, तो माइनस का 50 का मतलब एक्जोथर्मिक। अब एक्जोथर्मिक है तो वैल्यू माइनस में आएगी। तीसरा क्या है? जितने पे रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है उतने पे प्रोडक्ट है, डेल्टा आर एच क्या होगा इसके केस में? प्रोडक्ट भी 50 है, रिएक्टेंट भी 50 है, 0। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले और बाद में बराबर होता है तो क्या होगा? एंथैल्पी का कोई चेंज। जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, जितनी एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी इसके बनने पर प्रोड्यूस हो जाएगी। खर्चा हुआ 100 रुपए का, 100 रुपए में मिल गए, हिसाब बराबर। भाई अंशुल ससुराल जाता है, 100 रुपए अकेले ले जाता है, ससुराल से 100 रुपए दक्षिणा में मिल जाते हैं, तो घाटे में नहीं है। 100 रुपया खर्चा हुआ, 100 रुपया मिल गया, हिसाब बराबर। फायदा है नहीं पर नुकसान भी नहीं है। अच्छा, अगली बार क्या हुआ? घेवर ले गया था वो 400 रुपए का, मिलने तो 100 रुपए ही थे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आउटपुट कम है। अब ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई, प्रोडक्ट की एनर्जी 100, रिएक्टेंट की 400। अच्छा, फिर क्या अगली बार से फिर उसने वही काम किया, 20 रुपए के लिए ले गया, फिर वो मिलने तो 100 थे, प्रोडक्ट 100 रिएक्टेंट का 20। अब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब तो बेनिफिट में चल रही है कंपनी। तो ये तीन बातें होती है। तो यहां पर क्या कहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? मिलने से पहले और मिलने के बाद बराबर है। तो ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक? कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, 100 रुपए का हिसाब बराबर मिल गया कि नहीं तुम्हें?
एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना हो रहा है? 0। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है 0? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, मिलने से पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? आप देखिए, मिलने से पहले अगर फोर्स कम होता तो पार्टिकल दूर दूर रहते, मिलने के बाद फोर्स बढ़ गया तो पास पास आ गए। तो पहले दूर दूर थे तो ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे थे, फिर पास पास आ गए तो कम हो गया। तो अगर फोर्स बढ़ जाता है मिलने के बाद तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर फोर्स कम हो गया तो, मान लो पहले ज्यादा फोर्स है तो पार्टिकल एकदम पास पास है, फोर्स कम हो गया तो फैल गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर मिलाने के बाद फोर्स बढ़ जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, और कम हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन। पर यहां पर कोई डेविएशन नहीं है क्योंकि यहां पे वॉल्यूम में कोई चेंज, तो मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज। अच्छा क्या कह रहे हो इसके बारे में? ना तो एंडोथर्मिक है, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्जोथर्मिक। यथार्थ एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? यहां पे वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं? हमने 4 फैक्टर बताए थे ना उसमें, कौन कौन से? नेचर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेचर में क्या बात बताई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएगा, वेपर प्रेशर कम रहेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, भर भर के जाएंगे, वेपर प्रेशर भी खूब होगा। इस वाले केस में क्या चेंज आएगा वेपर प्रेशर में? जो फोर्स पहले था वही फोर्स बाद में है, तो जितने पहले जा रहे थे उतने ही बाद में जा रहे हैं। समझे कि नहीं? कुछ लड़कियों के साथ ये समस्या रहती है, जैसे मायके में रह रहे हैं वैसे ही ससुराल में पहुंच गए, जिस तरीके से आराम से मौज मस्ती से यहाँ रह रहे हैं वैसे ही वहां रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ बड़े मौज मस्ती से घूम फिर रहे हैं, क्लब व्लब में जा रहे हैं और डांस पार्टी सब कर रहे हैं, और वहां ससुराल में एकदम बंधन लगे, नहीं घर से बाहर नहीं निकलोगे तुम, राजघराने की बहू अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कम था, बाद में ज्यादा हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं माँ बाप का कंट्रोल ऐसा है, घर के बाहर निकली नहीं बच्चा कहीं, पूरी 17, 18, 20, 25 साल तक जब तक रही घर में अंदर रही। शादी होने के बाद फिर क्या है, ऐसी आजादी और कहाँ लायक एयरटेल, फिर क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले बहुत ज्यादा था, बाद में कम हो गया। तो ये कंडीशन आती है लाइफ में भी। लेकिन आइडियल के केस में क्या होगा, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। इमेजिन मत करना कोई चीजें, सब होता रहता अपने आप। तो ये सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गए आपको? नहीं आई? आ गई? एक सेकंड, इसलिए एक और लिख दूं, उसके बाद हटाऊंगा मैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जी भाई साहब बताइए, कटियार साहब जरा प्रॉपर्टी बताओ मुझे आइडियल सॉल्यूशन की। पढ़ नहीं पाई वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में और सॉल्यूशन में दोनों में इक्वल रहता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो कहां तक कॉपी कर लिए हो तुम? ये कर लिया, ये हो गया। चलो अब यहां से आगे कॉपी कर लो, एग्जाम्पल तो लिख रखे होंगे आपने, ठीक है। अब आप ये चीज आपको पता है कि नहीं, पोलर नॉन पोलर पहचानने वाली पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लेना। ये चीज आप मेंशन कर सकते हो, आपको बाद में हेल्प मिलेगी। मिलने से पहले फोर्स कौन से थे, मिलने के बाद कौन से हैं, वो सब चीज आप पता कर। और ये मैंने एक पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका बताया कि होमोलोगस सीरीज के कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 2 मेंबर हमारे आइडियल होते हैं।